आंदोलन के 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस समय कि आखिर ये एमएसपी को लेके पूरा विवाद क्या है। 3 कृषि कानूनों को लेके तो काफ़ी चर्चा हुई है। आज हम लोग समझेंगे एमएसपी को लेके सरकार क्या कह रही है और एमएसपी को लेके किसान क्या मांग कर रहे हैं। जल्दी से सबसे पहले जो किसानों का मांग है वो कह रहे हैं एमएसपी न्यूनतम गारंटी यानी कि एमएसपी गारंटी कानून। और जो सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि हम एमएसपी लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हैं। दोनों शब्द सुनने में काफ़ी करीबी करीबी लग रहे हैं, लेकिन दोनों के मायने काफ़ी अलग अलग हैं। एमएसपी माने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर हिंदी में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको लेकर शुरुआत से किसानों ने जो मांग रखी कि वो इसकी गारंटी चाहते हैं। तो जब किसान और सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई कृषि मंत्री की तरफ से, तो उसमें सरकार ने लिखित रूप से यह आश्वासन दे दिया कि हम आपको एमएसपी की लिखित रूप से गारंटी देते हैं। तो सुनने में काफ़ी कॉमन सा लग रहा है ये कि भाई लिखित रूप से गारंटी सरकार दे रही है तो फिर किसान क्यों अड़े हुए हैं। ये एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों के मन में बन रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग समझें, देखिए अभी तक जो स्थिति है, एमएसपी सरकार जो है कि 23 फसलों के ऊपर देती है। एमएसपी का मतलब ये है कि भाई आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य कि उसके नीचे जो है कि वो मूल्य नहीं होना चाहिए। और वर्तमान सरकार यह दावा भी कर रही है कि इसने कई फसलों के एमएसपी को काफ़ी बढ़ाया भी है। तो फिर सवाल यही उठता है कि जब सरकार एमएसपी को बढ़ा भी रही है, एमएसपी की लिखित रूप से गारंटी भी दे रही है, तब फिर किसान क्यों नहीं मान रहे। तो आइए इसमें सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों चीज़ों का मांगों के बीच का अंतर क्या है। किसानों का डिमांड है कि आपको एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, लेकिन फिर सवाल बनता है कि जब एमएसपी लिखित रूप से गारंटी दे रही है सरकार, तो क्यों नहीं हो पा रहा है मामला का समाधान। इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा 2015 के शांता कुमार कमेटी में। शांता कुमार कमेटी के अनुसार देश भर में केवल 6% लोगों को ही एमएसपी का लाभ प्राप्त हो पाता है। फिर सवाल उठता है कि फिर 94% लोगों को लाभ क्यों नहीं मिलता। अगर वर्तमान के भी हम लोग आंकड़े लें भी, अगर नीति आयोग के कुछ और आंकड़ों को, तो एमएसपी के लाभार्थियों की संख्या 10% से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में किसान संगठनों का कहना है कि हमें पुरानी प्रकार की एमएसपी नहीं चाहिए जो सरकार परंपरागत तौर पे एमएसपी देती हुई रही है। हमें चाहिए एमएसपी गारंटी का कानून। और इस शब्द का जो वो कहाँ से ला रहे हैं, ये डिमांड कहाँ से आ रहा है, तो यह डिमांड की शुरुआत हुई थी 2011 में। तब जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उसमें माननीय मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते, और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर एमएसपी गारंटी कानून की मांग की थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर आज के समय में जब किसान वो मांग कर रहे हैं तो फिर क्या परेशानियां आ रही हैं। देखिए सरकार तो बार बार कह रही है कि हम किसानों के लिए काफ़ी हितैषी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि उसको क्यों नहीं किया जा सकता है। पहला, चूँकि अभी जो हम लोग सामान्य रूप से जो पीडीएस जो हमारा सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली है, उसमें सरकार जो चावल दाल गेहूँ जो भी चीज़ों का वितरण करती है, वो भारतीय खाद्य निगम उसको खरीदती है और उसके माध्यम से सरकार फिर उसको वितरित करती है। सरकार जो भी खरीद करती है वो खरीद अवश्य रूप से एमएसपी के दर पे ही खरीद होती है। तो अब तक एक मोटा सा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि एमएसपी का गारंटी तभी लोगों को मिलता है जब सरकार एमएसपी पे खरीद करती है। इसीलिए कई लोग ये तर्क देते हैं कि 23 फसलों पे अगर सभी लोगों को कुल एमएसपी प्राप्त होगी तो सरकार के ऊपर 14 लाख से 15 लाख करोड़ के आसपास का पूरा उनके ऊपर खर्च आ जाएगा। इतना ज़्यादा बजट सरकार के ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है। देखिए सर्वप्रथम चीज़ तो कि जो किसानों की मांग है, किसानों की मांग ये नहीं है कि सारी फसलों की खरीद जो है कि सबका खरीद जो है कि वो सरकार करे। ये ना तो व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं है। अगर ये व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं है तो फिर ऐसा क्या फॉर्मूला अपनाया जाए कि आज जो केवल 6% या 10% किसानों को एमएसपी का लाभ मिल पा रहा है वो देश के सभी किसानों को मिले। ऐसे स्थिति में इसके कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं। क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, अगर इसको हम लोग संक्षेप में देखें तो एक तो चीज़ ये कि 23 फसलें जिसके सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, उसमें से कई फसल ऐसे भी हैं जो कि एमएसपी के रेट से उसका बाजार मूल्य लगातार ऊपर ही होता है। उदाहरण के लिए तिल है। तिल आप देखेंगे कि जब भी सरकार जो एमएसपी तय करती है उससे काफ़ी ऊपर के मूल्य पे बाजार में बिक रहा होता है। इसका मतलब है वैसे पदार्थों के ऊपर सरकार के हस्तक्षेप की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के मूल्य जरूर, जैसे कि जो हम लोग अभी देखें धान की खरीद हो रही है, गेहूं की खरीद हो रही है, यह खरीद एमएसपी से प्राय नीचे दर पे खरीद हो रही है। तो क्या इसको सरकार को ही खरीदना पड़ेगा। इसमें अगर हम लोग एक योजना को देखें तो हम लोग को केंद्र सरकार की एक योजना, मध्य प्रदेश सरकार की एक स्कीम दिखती है। हालांकि वो स्कीम बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में सफल नहीं हुई।
उस स्कीम को भावांतर स्कीम कहते हैं। लेकिन जो पूरा जो योजना थी उसकी अगर आत्मा को देखें तो वो आत्मा काफ़ी अच्छी थी, उसका प्रयोग बड़े पैमाने पे भी हो सकता है। भावांतर स्कीम में ये प्रावधान था कि जो एमएसपी का अंतराल है, यानी जो सरकार ने एमएसपी घोषित की है और जो बाजार मूल्य जो जितना पीछे चल रहा है, उस बीच के डिफरेंस को कहीं ना कहीं वो सरकार अलग से वो राशि देके उसकी पूरा कर सकती है, उस जगह पे इस तरह के हस्तक्षेप हो सकती है। तो कई फसलों में जहाँ पे कि वो मार्जिन इस तरह के बने हुए हैं, वहाँ पे सरकार नेशनल लेवल पे भावांतर स्कीम लगा के कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें सवाल वो उठता है कि क्या यही एक समाधान है? समाधान के कई दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चूँकि देखिए, एक चीज़ जो सबसे समझने की आवश्यकता है, किसानों का मांग को फिर से मैं आऊँगा कि किसानों का मांग ये है कि चाहे आज के डेट में पब्लिक सेक्टर जो खरीद रही है एमएसपी पे खरीदती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो वो भी एमएसपी पे खरीद करे, अन्यथा उसको दंडनीय बना दिया जाए। अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था हम लोग कर पाते हैं, ऐसा कोई ढांचा हम लोग बना पाते हैं, तब तो फिर एक तरह से सरकार के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बोझ या खर्च इसमें सरकार के ऊपर नहीं आता है। लेकिन क्या इस तरह के व्यवस्था को बनाया जा सकता है? इसके कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण में एक चीज़ ये हो सकता है कि सरकार मार्केट में हस्तक्षेप करे। क्योंकि देखिए, जो बाजार चलता है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलता है, मांग और आपूर्ति के आधार पर चलता है। सरकार तो एक तरह से जन उपयोग के लिए काम करती है, तो वो तो एमएसपी के ऊपर खरीद कर लेती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो चाहते हैं कि कृषि पदार्थों को, इनकी जो खरीद बिक्री हो वो मार्केट रेट पे ही हो। क्यों वो मार्केट रेट पे चाहते हैं? क्योंकि मार्केट रेट पे खरीद करने पे उनको लाभ होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि गेहूँ जब किसान फसल की कटाई कर रहा होता है तो उसके पास इतना ज़्यादा भंडारण करने की क्षमता नहीं होता और उसके पास पैसे भी नहीं होते। तो ऐसे स्थिति में वो त्वरित तौर पे मार्केट में गेहूँ ले जाता है। तो उसमें सारे किसान एक साथ मार्केट में गेहूँ ले जाएंगे, तो मार्केट में उसमें जिसमें फसल की पैदावार होती है, कोई भी नई फसल जब आती है तो उसमें गेहूँ भारी मात्रा में हो गया, तो उसका यानी कि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कर दी, आपूर्ति, और डिमांड उसके तुलना में कम होता है उसमें। तो जिस समय जिस फसल का सीजन होता है उसमें उसका मूल्य काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए प्राइवेट कंपनियां चाहती हैं कि डिमांड सप्लाई के आधार पे जो एग्रीकल्चर ग्रेन्स हैं उसके मूल्य निर्धारित किए जाएं, लेकिन किसानों को इसमें नुकसान हो जाता है। ऐसे में सरकार के पास एक विकल्प तो ये भी बनता है कि सरकार अभी भी प्रत्येक वर्ष के बजट में हम लोग देखते हैं कि मार्केट में इंटरफेयर करने के लिए 600, 700, 800 करोड़ इस तरह के बजट में निर्धारित किए जाते हैं, जिसके द्वारा अगर फसल के मूल्य बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हो तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सके। लेकिन यह बजट की राशि काफ़ी कम पड़ती है। ऐसे में सरकार के पास एक विकल्प ये भी होता है कि अगर वो बजट में 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ की कुछ इस तरह की राशि अलग से रख दी जाए कि जब भी जिस फसल के मूल्य कम हो, ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहे हो, सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, उससे उसके मूल्यों में वृद्धि हो जाए। तो ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिसके द्वारा बाकी किसानों को भी एमएसपी दी जा सकती है। लेकिन हम लोग एमएसपी के कुछ और मामलों को भी, जैसे कि कई लोग ये भी चीज़ कहते हैं कि एमएसपी का प्रभाव निर्यात के ऊपर क्या पड़ेगा या तमाम दूसरे चीज़ों के ऊपर क्या पड़ेगा, उसको हम लोग फिर अलग से एक सेपरेट दूसरे वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।